नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ दो खास मेहमान आज चर्चा में जुड़े हैं और सबसे पहले जल्दी से दोनों का रूबरू आपसे हम करवा देंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इसी के साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद, लेखक निपुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में एनएमएफ न्यूज पर। और आज हम बात करने वाले हैं बेहद जरूरी मुद्दे पर, बेहद महत्वपूर्ण, और जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं हमास को, ईरान को, हिजबुल्लाह और तमाम जो मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ भिड़ रहे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक ये खबर है, क्योंकि हमास के चीफ सिनवार को इजराइल ने मार गिराया है। खतरनाक मौत उसे दी है, और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी रूह कांपा देने वाली हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुबह से इस पर कवरेज भी कर रहे हैं, लगातार आप तक खबरें जो हैं वो पहुंच रही हैं। लेकिन अब जो चर्चा होने वाली है वो ये है कि ईरान के पास अब क्या विकल्प बचता है। ईरान इस तरीके से पलटवार किया इजराइल पर पिछले दिनों, उसके बाद ये बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा घाव जो है वो ईरान को कहीं ना कहीं इजराइल ने दिया है। अब क्या विकल्प बचता है ईरान के पास, क्या कर सकता है ईरान, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगा और आप तो शुरुआत करते हैं। क्या कुछ हो सकता है अब ईरान के पास, और यह हमला कितना घातक माना जाए? देखिए चेतन जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इजराइल के द्वारा या सिनवार को मार गिराया जाना उसके हमास के विरुद्ध चलाए जा रहे युद्ध की सबसे बड़ी सफलता है। और इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध 1 वर्षों से भी ज्यादा समय का जारी है, उसमें हमास अब पतन की कगार पर, और उसका लगभग अब पतन हो चुका है। या सिनवार का ही मारे जाने का एक कार्य रह गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास, और उसके अब मारे जाने के बाद हमास पूरी तरीके से टूट गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यद्यपि कि जरूर हमास की तरफ से कुछ घोषणा वगैरह की जा सकती है, लेकिन हमास का जो आने वाला जो भविष्य है वो अब उसका जो अस्तित्व है वो अब आने वाले समय में हम नहीं देखेंगे। इस तरीके की पूरी संभावना अब इजराइल ने पैदा कर दी है। और इजराइल का जो आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमास ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में अब हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल का फोकस है, और हिजबुल्लाह को भारी क्षति पहुंचाना, हिजबुल्लाह भी कोई 7 अक्टूबर जैसा हमला करने का दुस्साहस न कर सके, उसके ऊपर क्षति पहुंचाना, वो अब इजराइल का फोकस है। और आपने देखा कि किस तरीके से हसन नसरुल्लाह को भी इजराइल ने हाल के समय में एलिमिनेट किया था। उसके बाद एक तीसरा आतंकी संगठन हूती भी है, जिसके ऊपर इजराइल का फोकस होगा। तो ये जो तीनों के तीनों आतंकी संगठन है, इनके ऊपर इजराइल आने वाले समय में बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है उसकी जारी रहेगी। और लेकिन ये जो, जैसा कि आपने कहा कि ये जो तीनों आतंकी संगठन है ये ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, और ईरान इनका बैकर है, स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है। और ईरान ने अभी हाल के समय में इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से हमला किया था। तो अभी ईरान का जो ईरान के प्रति जो इजराइल का रिस्पांस है वो इमिनेंट है, वो कभी भी हो सकता है, एक बड़ा रिस्पांस होगा। तो ये इजराइल की जो आतंकवादियों के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें तो उसे एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन ईरान के विरुद्ध अभी कार्रवाई होनी बाकी है। और ईरान के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, कि इजराइल एक बड़ी कार्रवाई कभी भी कर सकता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक इजराइल का आतंकवादी संगठनों के खिलाफ युद्ध है वो जारी रहेगा। इजराइल आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। वो आतंकवादी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, उसका मैसिव रिस्पॉन्स करता है। और उसके जो बैकर, सपोर्टर, जो स्टेट एक्टर ईरान है, उसके विरुद्ध भी इजराइल बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के विरुद्ध जो इजराइल की कार्रवाई होगी उसमें उसका पूरा स्वरूप इस तरीके का होगा कि उसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये कोई क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए, कोई स्टेट टू स्टेट वॉर में ना बदल जाए। इसका इजराइल अवश्य ध्यान में रखेगा। अमेरिका भी उसको ऐसी ही सलाह दे रहा है। लेकिन जहां तक हिजबुल्लाह और हूती के विरुद्ध कार्रवाइयों का प्रश्न है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब हिजबुल्लाह और हूती के ऊपर इजराइल विशेष रूप से फोकस्ड होकर बड़े अभियान चलाएगा, और उसका भी वही हश्र करेगा जो कि हमास का उसने किया है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने कहा कि आतंकियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है इजराइल, उसका नमूना हम रोज देख ही रहे हैं। निपुण जी, अमेरिका ने भी बधाई दी है, और खासतौर पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कि इजराइल के हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया, और पोस्ट में कहा गया कि सिनवार के मारे जाने के बाद खुद जो बाइडेन जो है, उन्होंने फोन किया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और इसके लिए बधाई दी है। अब देखिए आप, अमेरिका किस तरह समर्थन कर रहा है यहां पर इजराइल का, और क्योंकि पहले ही कह चुका है कि हम आपके साथ हैं, ईरान को भी चेतावनी दे चुका है। हालांकि अब और ज्यादा खुलकर जो है आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई इजराइल कर रहा है, उसमें पूरी तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका भी। देखिए, एक तो बात आपने बिल्कुल अभी संजीव जी ने जो कहा, मैं उन्हीं की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और पहले तो बात है कि इजराइल के लिए कितना बड़ा था या सिनवार का मरना। उन्होंने हिटलर से तुलना की कि एक तो हिटलर ने जूस का यानी कि यहूदियों का जो नरसंहार किया था, जेनोसाइड किया था, उसके बाद बड़ी संख्या में अगर जूस को किसी ने मारा है तो वो सिनवार ने मारा है। और सिनवार को मारा जाना, आप देखें तो इस्माइल हानिया से भी बड़ा एक सेलिब्रेशन, अगर आप इजराइल की अभी कुछ आप मीडिया आउटलेट देखें, वहाँ के जो न्यूज़पेपर को देखें या न्यूज़ चैनल से जो दिखाया जा रहा है, जो इजराइल के मेनली हैं, वहाँ पर लोग जो है सड़कों पे आगे क्या कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो बाइडेन साहब का ये कहना, उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है गाजा में यानी कि एक पीस की रास्ता निकल सकता है, शांति का रास्ता निकल सकता है, कि जो मेन बदला था बदला पूरा हुआ। लेकिन अभी क्या है, इजराइल के ऑपरेशन पूरे नहीं हुए हैं। बदला तो पूरा हो गया, क्योंकि बदला क्या था, जो सिनवार था यही मास्टरमाइंड था। और जो ये नहीं कि आपका इस्माइल हानिया के बाद सिनवार के बीच में भी दो और बड़े नेता जो थे हमास के, उनको भी उसने क्या कर दिया, एक्सीनेट कर दिया है। तो लगभग जो 4 मुख्य नेता थे हमास के, वो मार दिए गए हैं। बदला पूरा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन पूरा कब होगा कि जो जिनको हाईजैक किया गया था, जिनका अपहरण किया गया था, उनको वापस ले आया जाए। और मुझे अब लगता है कि इजराइल जो अगली कार्रवाई करेगा, वो पूरा जो नर्दन गाजा है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो इजराइल की स्ट्रेटजी, IDF की जो मैं स्ट्रेटजी देख पा रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी होगी कि नॉर्थ गाजा को साउथ गाजा से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा और नॉर्थ गाजा के ऊपर पूरा कंट्रोल करके, क्योंकि नॉर्थ गाजा में इजराइल पहले ही कह चुका है कि जो सिविलियंस है वो खाली कर दें, वहाँ पर जो बचेंगे वो हमास के लड़ाके बचेंगे और वो कहीं भी टनल में छिपे होंगे। मैं तो ये पहले मान रहा था, आज शनिवार के मरने से पहले, कि हमास के लड़ाके काफ़ी अच्छा क्या लेंगे, लोहा लेंगे इसराइल की IDF का। लेकिन जिस प्रकार मैंने देखा शनिवार के जिस प्रकार से हत्या, मतलब शनिवार को जिस प्रकार से मारा गया है, वो घटना ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ही मतलब कुछ था ही नहीं। इस प्रकार की 3 लोग अपना खाना दवाई नहीं लेने के लिए बाहर निकले, उनको फोर्सेस ने देखा, उन पर जैसा कि सुनने में आ रहा है उनके ऊपर गोलियां चलाई, वो 2 एक साथ भागे, एक साथ भागा, जाके एक सोफे बैठा। और जब उनको डॉन ने पीछा किया तो डॉन को लकड़ी से फेंक के मारा, यानी कि सिनवार के पास में गन्स तक नहीं थी। तो अगर ये स्थिति आपके हमास के जो लड़ाके हैं या उसका जो हेड है उनकी है, तो मैं लगता हूँ कि जो वो लड़ाके उनकी तो स्थिति और खतरनाक होगी। और मुझे लगता है कि अब इजराइल गाजा पर कंट्रोल जो, और इजराइल के लिए कहीं ना कहीं इसको ये भी कह सकते हैं कि किस्मत खुलने वाली बात है, क्योंकि ये ऑपरेशन चलाया तो जा रहा था, बहुत तेजी से चलाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से सिनवार मिल जाएगा। हाँ, मतलब वही है ना, जैकपॉट टाइप की स्थिति हो जाती है। जैकपॉट लग गया, 3 लोगों को देखा, उनको चेतावनी दी, वो रुके नहीं, उनके ऊपर IDF ने गोलियां चलाई, तो 2 एक तरफ, एक तो भागा, उसको फिर सोफे जाके बैठा। यानी कि पूरा एक तरह से जो फिल्मों में हम देखते हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से पकड़ा गया। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात देख रहा हूँ कि सिनवार के पास में हम मानते कि ठीक है, वो आपका पब्लिक में निकले होंगे तो गन वगैरह लेकर नहीं निकले होंगे, लेकिन पिस्टल विस्टल कुछ तो होना चाहिए था। एक सिंपल भी आपका वेपन नहीं है, थोड़ा बहुत भी आपके पास फोर्स नहीं है, इसका मतलब लड़ाकों की स्थिति क्या होगी, ये मानने वाली बात है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इजराइल जो है गाजा में जो वॉर था वो जीत चुका है। और रहे सही जो आपका थोड़ा बहुत हिजबुल्लाह, जो आपके हमास के लड़ाके, वो अपने आप को सरेंडर वैसे ही कर देंगे। बिल्कुल, अब बात यहाँ पे कि वो जो उनके जो हाईजैक है उनको वापस लाना है। और यहाँ पर हम देखा जाएगा, जो भी संजीव जी कह रहे थे कि चाहे वो हिजबुल्लाह की हम बात करें, अब देखिए हिजबुल्लाह के भी जो टॉप कमांडर्स थे, उनको लगातार इसराइल ने क्या धराशायी किया है। और मैंने एक दिन पहले आपको, कई दिन पहले एक बात कही थी कि इसराइल की सोची समझी की स्ट्रैटेजी है, ईरान पर अटैक तब होगा जब उसके दोनों बॉर्डर पर जो उसके बैठे हिजबुल्लाह और हमास है,
उनके ऊपर इजराइल कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद वो ईरान पर अटैक करेगा। मुझे यही बात तस्वीर नजर आ रही है आज की इस घटना के बाद। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, इस तरीके से बात सामने आती है ईरान की, और हम ईरान की बात इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि पिछले दिनों जब खामेनेई करीब 4 सालों बाद आते हैं सामने और नमाज अदा करते हैं, नमाज जो है वो करवाते हैं, और उस वक्त जो कहते हैं, ऐलान करते हैं या फिर अपील करते हैं मुसलमानों से कि आप साथ आइए इजराइल के खिलाफ, मुसलमान देशों से वो अपील करते हैं कि आप एकजुट हो, लेकिन उसके बाद इस तरीके से ये घातक जो है घाव देना ईरान को, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सीज ये माने जाते हैं और ईरान पूरा समर्थन करता है, और जिस तरीके से खुलकर पिछले दिनों भी जो हमला इजराइल पर किया गया ईरान की तरफ से, अब ईरान के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने जो मुस्लिम एकता की बात कही और कहा कि इजराइल के विरुद्ध मुस्लिम देशों को नामबंद होना चाहिए, उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो हमास और हमास का जो बैकर इजराइल है, उसने हमास का जो बैकर ईरान है, उसने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया। उसका कारण ये था, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को जो हमास के द्वारा इजराइल पर आतंकी हमला किया गया, उसके पीछे साजिश ये थी, सोच ये थी कि इजराइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो एक पीस प्रोसेस चल रहा था, अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में साइन किए गए थे, उसके बाद से अमेरिका के मध्यस्थता में जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में लगातार संबंध बेहतर होते जा रहे थे, और यूएई ने, बहरीन ने और कुछ अन्य मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ये जो आतंकी हैं, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इजराइल के जो संबंध हैं वो सुन्नी बहुल राष्ट्रों के साथ सुधरे, अच्छे हों, और वो नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत की प्रक्रिया थी उसको तोड़ने के लिए ईरान ने अपने आतंकी संगठन हमास के माध्यम से इतना बड़ा हमला कराया। और ईरान चाहता था कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जिसे कि पीस प्रोसेस का भी नाम दिया जा रहा था, उसको वे तोड़ना चाहते थे। ये जो सोच है इनकी, ये एक आतंकी सोच, ऐसी सोच है जिसमें कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ावा देना इनका मकसद था। और ये मुस्लिम राष्ट्र समझ रहे हैं, जो सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र है, ये इस बात को जानते हैं कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला हमारी जो इजराइल के साथ जो बातचीत चल रही थी उसको तोड़ने के लिए किया था। इसी वजह से आज मुस्लिम राष्ट्रों में यूनिटी नहीं है। मुस्लिम राष्ट्र, जो सुन्नी बहुल राष्ट्र है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, और ईरान सारी अपील कर रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रों को, ईरान का बैकफुट पर जाएगा। देखिए, ईरान तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, और ईरान ने अगर कोई जरा भी कोई बड़ा इससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश की, और यदि कोई फुल फ्लेजेड वॉर की स्थिति वहां बनती है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि इजराइल और ईरान के बीच में कोई ऑल आउट वॉर छिड़ता है तो वो खुल करके मैदान में उतरेगा। और अभी आपने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके संकेत दे दिए हैं। मैं आपके दर्शकों ने रिपोर्ट देखी होगी कि जो यमन में हुती हैं, उनके ऊपर, उनके ठिकानों पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने मोस्ट एडवांस्ड B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पे बमबारी की है। और ये जो B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, चाहे वो जितने भी डीप अंडरग्राउंड बंकर में क्यों छुपा हो, उसको ये बहुत भारी क्षति पहुंचा सकता है, ध्वस्त कर सकता है। और अमेरिका ने यमन में एक कार्रवाई की है हूती आतंकियों के खिलाफ, लेकिन इसका मैसेज ईरान को है कि ईरान को अपनी किसी भी इजराइल के विरुद्ध की जाने वाली बड़ी कार्रवाई इत्यादि से बाज आना चाहिए, नहीं तो इसके बड़े गंभीर परिणाम निकलेंगे। और ईरान ने, देखिए, अभी जो 1 अक्टूबर को हमला किया था, उसके पीछे ईरान अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, क्योंकि इस्माइल हनिया को जो है इजराइल के मोसाद ने तेहरान में मार गिराया था। उसके बाद हसन नसरल्लाह को भी, जो कि ईरान का प्रॉक्सी था, उसको मार गिराया। तो ईरान के ऊपर दबाव बहुत था। उस दबाव से निकलने के लिए, ये दिखाने के लिए हम कोई कमजोर नहीं है, उन्होंने कार्रवाई तो कर दी। लेकिन ईरान जो ये कार्रवाई इसने की, उसको करने से, वो सिविलियन इलाकों में ऐसी कार्रवाई करने से वो बचा है, क्योंकि इजराइल में कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज आप नहीं देखेंगे कि ह्यूमन कैजुअलिटी को इजराइल में हुई हो। तो ईरान के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, वो एक अपने आप को दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, इस वजह से की गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईरान इजराइल के ऊपर कोई युद्ध छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, यदि उसने ऐसा उसने किया तो अमेरिका सीधा युद्ध के मैदान में आ जाएगा।
और ईरान का चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे उसके फैसिलिटीज हो या अन्य उसके वाइटल इंस्टॉलेशन हो, सभी भारी क्षति में आएंगे। पहले से इसके ऊपर बड़े सैंक्शन लगे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ईरान तो पहले से बैकफुट में है और ईरान मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी कार्रवाई करने का दुस्साहस कर सकता है। नहीं, बिल्कुल। और निपुण जी, जिस तरीके से हम पिछले दिनों भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि संजीव जी ने कहा कि ईरान सिर्फ अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि हम कितने ताकतवर हैं, बाकी उसमें है नहीं कुछ कि दम कि सीधे तौर पर इजराइल को वो छेड़े या फिर उसके बाद उससे युद्ध कर सके, लंबा युद्ध जो है वो चल सके। क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत घातक तरीके से वार कर रहा है और मिडल ईस्ट में जो तबाही मचा रहा है ऐसे देशों पर जो उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सभी सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले दिनों जब ईरान पर साइबर अटैक होता है, तो जो अभी संजीव जी बता रहे थे कि उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका भी डेटा चुरा लिया गया, और मोसाद ने तो आपके जो चीफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वहां तक वो पहुंच गए और उसके बाद वो अपने में मिला लेते हैं। ये आरोप तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लग रहे हैं। ईरान कितनी चीजों से घिरा हुआ है, अब क्या बचा ईरान के पास? नहीं, देखिए, ईरान को तो पहले हम लोग कह भी रहे थे, और ईरान का अपने अस्तित्व को लेकर भी बात है। ईरान इसी के माध्यम से, प्रॉक्सीज के माध्यम से। लेकिन देखिए, ईरान के पास में जो बैक है वो आज भी आप देखेंगे तो रशिया और चाइना की है। ईरान अपने दम पर तो इस वॉर को कहीं तक लेके जा ही सकता नहीं था। अब देखिए, जिस प्रकार से ईरान ने अटैक किया और अटैक करने के बाद रशिया जिस प्रकार से खुलकर, चाहे वो हमस या हिजबुल्ला, और अभी आप देखें जिस प्रकार से देखिए चीन ने भी हमस के, यानी कि जो गाजा में काम करने वाले अदर ग्रुप से, उनकी भी एक मीटिंग चीन ने अपने यहाँ पर की। तो चीन और रशिया के सपोर्ट से ही ईरान खड़ा है। नहीं तो ईरान का ना तो हम इकोनॉमी कह सकते कितनी मजबूत है। जो कंट्री 95 से 1995 से सेशन झेल रहा हो, बीच में 2-3 साल के लिए सेशन हटे थे, 2015 से 2018 के बीच में लगातार सेशन झेल रहा हो, इसके अलावा उसके डिफेंस है उतना मजबूत ना हो, एटॉमिक वेपन के ऊपर हम बात करें कि उसके जो साइट्स थी उन सब पर साइबर अटैक हुए। और अगर सही कहा कि आप देखिए कि साइबर अटैक केवल आपके एटॉमिक साइट्स में नहीं थे, उनका लेजिस्लेचर, उनका आपका एग्जीक्यूटिव, उनका जुडिशरी, उन सब के भी जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उन सब में अटैक किए गए थे। इवन आप देखिए जो उनकी पंचायती टाइप का जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस तक के ऊपर भी हमले हुए थे, वहां से भी सब डाटा चोरी कर लिया गया। जुडिशरी में इतना आसान जी, जो मैं समझ सब आप कहेंगे जो तीनों बॉडी होती है गवर्नमेंट की, वो भी, और तमाम तरह का आपका डाटा चोरी हुआ। तो ये दिखा रहा है कि ईरान इतना काबिल नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो इजराइल से लोहा ले सके। लेकिन आप देखिए, जैसे ही आपका ईरान के ऊपर हमले की बात हो रही है इजराइल की, तो एक नए तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपको दुनिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का विवाद एकदम से उभर कर सामने आया है। नॉर्थ कोरिया ने बोलना शुरू कर दिया कि हम एटॉमिक वेपन का यूज़ करेंगे। उधर चीन क्या करता है, ताइवान को घेरने की नीति पर काम करने लगता है। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है कहीं ना कहीं ईरान को संजीवनी देने के लिए या ईरान को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे जो एक स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि रशिया और चाइना खुलकर जो हैं वो ईरान के पक्ष में आके बात कर रहे हैं, लेकिन इतना अमेरिका आपको दिखाई नहीं देगा कि इतना ओपनली क्या कर रहा है, आपका इसराइल के पक्ष में आ रहा है। ये जरूर है कि ऊपर से कह रहा है कि हम इसराइल को मना कर रहे हैं, इसराइल को नहीं अटैक करने चाहिए, यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। इवन आप देखिए, ये वही रफा है जहाँ पर कमला हैरिस ने ये कह दिया था कि यहाँ पर अटैक नहीं होना चाहिए, और वही रफा में ही क्या हुआ है, आपका शनिवार को मारा गया है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस घटनाक्रम में देखने को मिलती हैं। लेकिन कुल मिला के मैं ईरान को ताकतवर नहीं मानता, बात मानता हूँ कि ग्लोबल पावर का इन्वॉल्वमेंट जो है। मेरा आखिरी सवाल संजीव जी आपसे ही रहेगा इस चर्चा का कि जिस तरीके से अब हमास पर यह हमला किया गया है, मिडल ईस्ट में जो बात की गई थी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि अपने सुरक्षा के लिए वो मिडल ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं, आने वाले दिनों में क्या आपको सीज फायर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ हो सकता है या फिर यह तबाही ऐसे ही जारी रहने वाली है? देखिए, सीज फायर की जो शर्त है यदि वो पूरी होती है, यदि हमास के द्वारा ये जो बंधक उसने बना रखे हैं अभी कुछ इजरायली नागरिकों को, उनको वापस करना होगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अब हमास के आतंकी जहां कहीं भी बचे हुए हैं उनको सरेंडर कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, हथियार त्याग देने चाहिए। और यही एकमात्र जो यदि शर्त पूरी होती है तो मेरा मानना है कि सीज फायर अवश्य होगा। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि निपुण जी ने कहा कि जो इजराइल
गाजा को लेकर के अपनी जो सिक्योरिटी गारंटीज को वो पूरी तरह से इंश्योर करेगा। और वहां पर गाजा में एक ऐसा तंत्र वहां पर वो जरूर स्थापित करेगा जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला करने के बारे में न सोच सके। और हमास का तो वो पतन हो ही चुका है, साथ ही साथ जो भविष्य में वहां पर अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार स्थापित होती है तो उस सरकार के साथ भी इजराइल के जो सुरक्षा संबंधी विषयों के ऊपर जो संबंध होंगे वो बहुत ही ज्यादा उसमें इजराइल का एक कंट्रोल होगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। इजराइल अब अपने बॉर्डर के एरियाज को गाजा हो चाहे वो वेस्ट बैंक हो, वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की लापरवाही को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी 7 अक्टूबर जैसा सबसे बड़ा आतंकी हमला वो झेल चुका है। तो भविष्य में आने वाले भविष्य में गाजा को लेकर के जो इजराइल के जो प्लान्स हैं वो भी बड़े सख्त होंगे, जिसमें कि बेंजामिन नेतन्याहू सिक्योरिटी गारंटीज भी चाहेंगे और वो एक डी रेडिकलाइजेशन की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि गाजा में ऐसे कोई भी एलिमेंट जो कि जरा कहीं भी उनको लगेगा कि रेडिकलाइज्ड है तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे यदि भविष्य में भी ऐसी उनको ऐसी आशंका दिखाई देती है। तो ये इजराइल का जो पूरा जो आने वाले समय में प्लान्स हैं गाजा को लेकर के वो फुल प्रूफ बनाएगा। और उसका जैसे कि मैंने कहा कि हमास का तो पतन हो ही चुका है, उसके साथ साथ अब हिजबुल्लाह और हुती को भी इजराइल बड़ी क्षति पहुंचाने जा रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से। संजीव जी, क्या सिनवार के मारे जाने के बाद कोई इतना सा भी संशय बचता है? क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पहले ये कहा कि अभी हम पुष्टि नहीं करते हैं, उसके बाद उनकी तरफ से साफ ये पोस्ट किया गया कि एलिमिनेटेड सिनवार। तो क्या अभी भी कोई संशय बचता है कि ये सिनवार नहीं था? नहीं, जो अभी रिपोर्ट आ रही है उससे ये स्पष्ट है कि ये सिनवार ही था। लेकिन सिनवार के मारे जाने के बाद हमास के कई ऐसे जो कुछ आतंकी हैं जिसमें मैं खालिद मैशाल का नाम जरूर दूंगा। खालिद मैशाल अभी कहीं बाहर किसी देश में छुपा हुआ है और वो एक हमास का एक प्रोमिनेंट लीडर रहा है। और जाहिर है कि हमास इस तरीके की कोई घोषणा आने वाले समय में कर सकता है कि उसकी जो लीडरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी, जैसा कि आतंकी संगठन अपने नेताओं के मारे जाने के बाद करते हैं। तो इस तरीके की कवायदें हमास जरूर करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इजराइल ने हमास को बिल्कुल सही पतन की स्थिति में पहुंचा दिया है। निपुण जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ चेतन जी, मैं कह रहा था, आप ये पूछ रहे थे कि जो सिनवार है इसके मारने की पुष्टि 100% हो चुकी है। एक्चुअली क्या था कि इजराइल के पास में सिनवार की पूरी मेडिकल रिपोर्ट थी। ये काफी लंबे समय तक पहले क्या था, इजराइल की जेल में रहा था। तो अब जब सैंपल लिए गए, सैंपल लेके टैली कर लिया गया, पुष्टि हो गई 100% ये सिनवार ही था। तो इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और तमाम ये जो जानकारियां हैं हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। और उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे कि आखिर इजराइल किस घातक तरीके से मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है उन देशों पर जो उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी रहे हैं, या फिर अब तक जो उन्होंने खिलवाड़ किया। 7 अक्टूबर का जो जख्म है इजराइल का भले ही भर ना सके, लेकिन वो उसको याद करते हुए ताबड़तोड़ जो वार है वो हमास पर कर रहा है, और उसके साथ हिजबुल्लाह से भी निपट रहा है, हुती विद्रोहियों से भी निपट रहा है, और ईरान को भी अब यह समझा दिया है कि अब अगली बारी आपकी है अगर आपने अभी भी यह सब बंद नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, और आप भी ऐसी ही चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।